अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाक़िर। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कौमी मामलात की भी, और जो बड़ी ख़बरें बनी उस पर भी हम नज़र डालेंगे, और इसके साथ साथ तेलंगाना के बजट सेशन की, और किस तरह की कार्रवाई रही, और क्या अवामी मसाइल रहे, और किस तरह से इसको उठाया गया, और इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जायज़ा लेंगे दहली की सियासत का, और इसके साथ साथ नागपुर की सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। और फिर हम बात करेंगे गाज़ा में जिस तरह से खून रेज़ी की जा रही है इज़राइल की जानिब से, क़त्ल आम का सिलसिला माह रमज़ान में जारी वो सारी है, उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन के ज़रिए जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी सियासी तज़कियाकार एम मन्नान साहब। मैं मन्नान साहब का इस प्रोग्राम में इस्तक़बाल करता हूँ। मन्नान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, हम अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे। पहले मैं चाहूँगा कि हम तेलंगाना का रुख करेंगे और तेलंगाना के बजट इजलास के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद फिर हम दीगर मौज़ूआत की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि फ़्लोर लीडर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज जारिया असम्बली सेशन को मुखातब करते हुए कई एक मामलात में रियासती सरकार से और लेकर मोदी हुकूमत तक को झिंझोड़ा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बजट पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत तेलंगाना के साथ सौतेली माँ का सलूक अपनाए हुए है। तेलंगाना असम्बली में मरकज़ी फ़ंड से मुताल्लिक़ नायब वज़ीर आला तेलंगाना की मरकज़ के तईं खामोशी को अकबरुद्दीन ओवैसी ने सख्त तनक़ीद का निशाना भी बनाया। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज कई एक मसाइल को ऐवान में पेश करते हुए इनके हल पर जोर दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने अजमेर शरीफ में रुबात की तामीर, हैदराबाद में हज हाउस से मुतासिल इमारत की अधूरी तामीर, टिमरीज़ स्कूल की इमारत के बकाया किराए, वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ात, CID रिपोर्ट मंजर पर लाने, आरोग्यश्री स्कीम से मुताल्लिक़ इजलास, मकानात की फराहमी, राशन कार्ड्स की इजराई, अक़लियती नौजवानों को कर्ज़ जात की फराहमी, अनीसुल गुरबा के लिए कमेटी को फ़ाल बनाने, सरकारी स्कीम्स में अक़लियतों को आबादी के फ़ीसद के तहत हिस्सेदारी फराहम करने, आलेर इनकाउंटर मामले की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट मंजर पर लाने, पसमानदगान को इंसाफ फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। आइम्मा मौज़नीन के मुशाहरे जारी करने पर उन्होंने और इसके अलावा शहर में सड़कों की तोसी के लिए 100 करोड़ रुपए की इजराई और मेट्रो ट्रेन मंसूबे के तामीरी कामों के आगाज़ पर तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया, जिसने मजलिस की जहद मुसलसल पर मुतालबात की पेश रफ्त की। Sir. It's very important, sir. Why you're saying like the same goes the same way all the residential school, like BC residential school, SC residential school, are you going to shift the existing SC residential school or Vidyalas or the BC Vidyalas and the minority residential schools in that new integrated campus, or this will be additional to the existing campuses? This has to be clarified, sir. Sir, and again, if we have to see, sir, when I talk about education, sir, as per the National Education Policy 2020, the education budget should ideally be at least 6% of country's GDP and state GSDP, sir. Sir, the Telangana's GSDP is 1 crore, sir, 1,006 welfare department, sir. This is not happening, sir. Sir, the BRS government was kind enough, sir, they purchased the land for Rubat in Ajmer Sharif. They didn't construct for 10 years. Sir, I said through you, I would like the government to please inquire, sir, ये 2.5 करोड़ में लैंड लिए थे, वो जमीन अब है या नहीं है, या इनक्रोच हो गई, क्या हो गई, जरा मालूम करिए, सर. Sir, and also the Hajj Committee, Hajj House, sir. Sir, Hajj House, sir. Sir, last year and before last year, when BRS was there, Hajis came, sir. उनके रहने का, खाने का, उनके पूरे सहूलतों का इंतजाम किया गया. सर, ना उस साल का ना लास्ट ईयर का अब तक वो पैसा ही रिलीज नहीं हुआ, सर. 3 crores is due. Now, immediately after this Ramzan and Roza, sir, Hajj season will start. They haven't released, so what is happening, sir? That supply company, जो सामान सप्लाई कराना, सब सप्लाइंग कंपनी है, सप्लाइंग कंपनी वाला बोल रहा है मेरे पैसे नहीं दिए ना बोल के उन्हें पूरा अपना मटेरियल लाके एक स्पेस में कब्जा कर लेके वहां से अपना बिजनेस कर रहा हूं. मेरे पैसे नहीं दिए, मैं वहां काम करता हूं. ये सर, दिस इज द स्टेट, सर. सर, और एंड हज हाउस के बाजू में बिल्डिंग है, सर. सर, द BRS गवर्नमेंट, KCR साहब उस वक्त एक सर, उस वक्त, सर,
सर उस वक्त सर एक बिल्डिंग बना दिए थे कांग्रेस के टाइम में सर. I remember the then Minister Saab, Mohammad Ali Shabbir Saab, it was his effort and it was उनकी जुस्तजू थी, बाजू की जमीन लिए सर और स्लैब्स डाले सर. राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में जो स्लैब्स डाले थे सर, अब तक वैसी स्लैब्स पड़े हुए हैं. बारिश आ रहा है, छत गल रही है. मैंने बोलने के बाद जियो इशू कर दिए सर, लेकिन जियो इशू हुआ लेकिन पैसे इशू नहीं हुआ. वो बिल्डिंग आज भी वैसी पड़ी हुई है सर. तो बीआरएस गवर्नमेंट में आप जियो दिए सर. एंड वो सर, इफ यू रिमेंबर सर, द सेक्रेटेरिएट मॉस्क सर, बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, मस्जिद को गिरा दिए थे बीआरएस की गवर्नमेंट में. उसके बाद में उसको बनाए सर, बनाए सो कॉन्ट्रैक्टर के पीछे पढ़ने से थोड़े दिन पहले उसके पैसे गए साहब. अच्छा, जो आर्किटेक्ट डिजाइन करा है ना सर, उसका पेमेंट भी अब तक नहीं हुआ सर. उसमें ये टिमरीज के स्कूल्स का है सर. 7 मंथ से इसका रेंट नहीं दिए सर. 7 मंथ से टिमरी स्कूल का रेंट नहीं दिए सर. सर, इमाम मौजनों के लिए हम बोले, आई थैंक द गवर्नमेंट सर, बिकॉज आई शुड थैंक द गवर्नमेंट सर. इमीडिएटली आफ्टर आई रेज द इशू, द ऑनरेबल सीएम साहब was kind enough, he gave the instructions, and then that 24 crores were released. The 3 months pending of imam and muazzin were released sir. It has been in their accounts also. On behalf of all imam, muazzins and Muslims sir, I thank the Congress government for releasing the amount sir. Sir, इसमें मैं रिक्वेस्ट ये करना हूं सर, चाह रहा हूं सर, ग्रीन चैनल में डाल दीजिए सर इमाम मौजनों का. ग्रीन चैनल में डाल दीजिए, ऑटोमेटिकली इट विल गो सर. एंड सर, यू सेड के यू विल इंक्रीज. जब भी आप सब स्कीम्स में इंक्रीज करेंगे, इमाम मौजनों का भी इंक्रीज करने का मैं आपसे मुतालिबा करूंगा सर. सर, एंड ऑल्सो सर, in BRS government sir, I have always been speaking about the protection of work properties sir. Work properties, I scream and shout sir. Sir, a CBCID inquiry has been ordered under all the irregularities to investigate on the dealings and the doings of work board sir. A GO भी दिए थे सर BRS गवर्नमेंट में सर. सर, मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि ये CBCID की रिपोर्ट वक्फ जायदादों में जो बेकायदियां हुई है, चोरियां हुई है, धंधेबाजी हुई है, इसकी क्या हुआ सर? और जो रिपोर्ट हो गई है सर, उसको आप लाइए साहब. सर, आलेर में एक एनकाउंटर हुआ था कि BRS के उसमें दौर में सर, कि आलेर एनकाउंटर, कि ऐसा एनकाउंटर के पुलिस की कस्टडी में मुसलमान बच्चों को मार दिया गया सर. और वो केस खत्म हुआ, बेचारे बच्चे वो शायद बरी होते थे और कई बच्चे तो बरी भी हुए उसमें सर. उनको मार दिया गया. उसके बाद में इंक्वायरी बिठाई गई. वो इंक्वायरी की रिपोर्ट कहां है सर? वो इंक्वायरी की रिपोर्ट देने का मैं आपके जरिए मैं मुतालिबा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसको देंगे सर. और ये हैदराबाद के ताल्लुक से भी मैंने कहा, GHMC के ताल्लुक से सर GHMC आज हमारे पास हैदराबाद में रोड वाइडनिंग है सर. ऑन माई रिक्वेस्ट, Honorable Chief Minister Saab, Finance Minister Saab had released 100 crores for road widening sir. उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा सर, क्योंकि ओल्ड सिटी में रोड वाइडनिंग जरूरी है. मेट्रो आ रही है, मैं इसके लिए भी शुक्रिया अदा करूंगा सर. बट मैं ये और एक माइनॉरिटीज का एक सिटी का एक इशू है सर, अनीसुल गुरबा सर. सर, अनीसुल गुरबा earlier was with endowment department sir. On my persuasion sir, that the Anisul Gurba was released from endowment and it was handed over to work board when Mr. Y.S. Rajshekar Reddy Saab was the chief minister sir. Sir, उसके बाद में I also contributed some funds sir. I also gave some money. फिर उसके बाद में government से भी आया, we took land and you know sir, KCR Saab was very kind enough. I thank him for and the BRS for taking the decision and constructing a beautiful building for the orphanage, Muslim orphanage sir. Sir, उस वक्त there was a committee. There was a committee for monitoring the Anisul Gurba. So today there is no committee. And so the reason I said, sir, that you're constructing integrated educational campus. Are you going to shift the existing minority residential school? Now this orphanage was constructed for the orphan students. But now the Telangana minority residential school is running in that orphanage, sir. So we need to correct this, sir. तो मैं आपके जरिए मैं चाहूंगा कि हुकूमत
जो जो मसाइल मैं उठाया हूं इस पर संजीदगी के साथ गौर करेगी और हमारे जो मसाइल हैं वक्फ बोर्ड के हो, आलिर एनकाउंटर के हो, इसके रिपोर्ट्स का आप लाएंगे और मुसलमानों के साथ इंसाफ करेंगे और बरसा बरस से जो उनको हक नहीं मिला तो इंद्रम्मा स्कीम होने दो या फिर वो लोन्स की स्कीम होने दो, मुसलमानों को बराबर उनका हक देंगे और उनके साथ इंसाफ करेंगे। आपने जो मुझे मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। गौरव शुरू हो रहा मन्ना साहब, इसमें शॉर्ट पे बोलिए बस। तो नाज़रीन, अभी आपने अकबरुद्दीन ओवैसी को सुना। बहरहाल जितने मसाइल हैं उन सबको जो है उठाया गया और सरकार के सामने इस बात को रखा गया और जितने चीज़ यानी जो काम हुए उसके लिए शुक्रिया भी अदा किया गया, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी रह गए, जो पिछली सरकारों में भी यानी जिस पर पेशरफ्त होनी चाहिए थी, जो जिसकी तकमील होनी चाहिए थी, नहीं हुई और मजलिस की जानिब से मुसलसल जो है उस हवाले से नुमाइंदगी की जाती रही और मामलात को उठाया जाता रहा। कोई एक मामला हो तो कई मामलात हर शोबे के तहत और आवाम के जो मसाइल हैं उस पर जिस तरह से हमेशा आवाज़ उठाई जाती है, वही आवाज़ आज हमने जो है इस सेशन में देखी और अकबरुद्दीन ओवैसी ने उन सबको उठाया। अब इस हवाले से मैं मन्नान साहब बिल्कुल हम बात करेंगे फिर नेशनल मामलात पर भी और फिर नागपुर की तरफ भी जाएंगे कि किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है और दिल्ली के हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तेलंगाना के हवाले से जानना चाहूँगा आपसे कि जिस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने तमाम मसाइल को उठाया और जो कारकर्दगियाँ रही हैं उसका शुक्रिया भी ज़रूर अदा किया। बहरहाल मैं यहाँ पर ये भी कंपैरिजन भी चाहूँगा मन्नान साहब आपसे कि हम दीगर रियासतों को देख रहे हैं, बिलखुसूस नॉर्थ इंडिया की सूरत हाल को देख रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं और अगर हम इसी दौरान अगर हम देखते हैं कि यहाँ तेलंगाना में असम्बली में भरपूर वक्त मिलना और फिर उसमें तमाम मसाइल को उठाना और उसमें कोई ना कोई मुतालबे को अपने जो है मनवा लेना, तो ये किस तरह से यानी दीगर रियासतों से तेलंगाना रियासत को यानी मुनफरद करता है मामला और फिर साथ ही साथ जो मजलिस की जो नुमाइंदगी है उस हवाले से। जी मन्नान साहब। नहीं, दूसरे आप अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो आपको मुस्लिम एमएलए वगैरह मिलेंगे, लेकिन जो लीडरशिप होनी चाहिए वो लीडरशिप का बड़ा फकदान है, आपको वो नहीं मिलेगा। लेकिन आप तेलंगाना में या किसी साउथ में अगर आप स्टेट्स में जाएंगे, चाहे वो कर्नाटक हो, आपको एक अलग नौयत का आपको सेटअप मिलेगा। तेलंगाना की खास तौर पे मैं मिसाल क्योंकि मैंने तेलंगाना का काफी यहाँ पे रहा हूँ, मैं तेलंगाना के बारे में बात कर सकता हूँ कि अकबर साहब ने जितने भी आज चीजों का जो काफी लंबा था उनकी स्पीच, उन्होंने जो कुछ किया वो इस वजह से आपको लंबा दिखा कि अगर पिछली सरकार अगर ये मुतालिबों को कबूल करती, चाहे वो आरोग्यश्री हो, चाहे दूसरी जितनी भी चीजें, शादी मुबारक हो, कल्याणा जो ये प्रोग्राम है उसका हो, अगर वो इसको सॉल्व करते, मसाजिद के जो आइम्मा का का जो आप हर 3 महीने के बाद आपको बोलना पड़ता है, अकबर साहब बयान देते हैं, असेंबली में उठाते हैं, तो जब आप रिलीज करते हैं आपका कोई सिस्टमैटिक ये नहीं है, तो अकबर साहब को मुसलसल बोलने की ये जरूरत है। हम जो आज जो मुस्लिम लीडरशिप है या मुसलमान जो बात कर रहा है वो सिर्फ बकायों की बात कर रहा है, बकाया जात की, लेकिन जो फ्यूचर के लिए कुछ करने का है वो कौन बात कर रहा है, वो सिर्फ अकबर साहब ही उठा रहे हैं। चाहे वो लाल दरवाजे की मंदिर का मामला हो, चाहे मेट्रो रेल का हो या कोई भी हो, आपको कोई दूसरा बात करते हुए नहीं दिखेगा और कोई बात करेगा भी नहीं, इस वजह से कि मुसलमानों की जो कैफियत है, मुसलमानों के जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके जो मसले मसाइल हैं, वो अकबर साहब बखूबी जानते हैं इसको। वो दिन रात आपको ऐसा दिख रहा है कि वो इफ्तार पार्टी रोज कर रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे हैं, तस्वीर लोग देख के बोल रहे हैं कि भाई वो खाली इफ्तार का मकसद वो नहीं है। इफ्तार की जो पार्टियां वो कर रहे हैं वो अवाम से एक राब्ता बरकरार रखने के, उनके जब आप पार्टी करने जाते हैं, इफ्तार पार्टी होती है, तो लोग अपने मसाइल भी उनको सुनाते हैं कि उनका क्या प्रॉब्लम है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, नहीं मिल रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कुछ हो रही है। तो वो चीज इसलिए अकबर साहब की बातचीत असेंबली में अहमियत इसलिए रखती है कि वो कंप्लीटली ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे हैं।
दूसरे जो एमएलए आपको मिलते हैं वो आपको ग्रास रूट वाली बात नहीं करते, वो किसकी बात करते हैं, जब कोई उनके गांव वाला या उनके डिस्ट्रिक्ट वाला आके उनको बोलेगा कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो जब करते हैं। अकबर साहब का, असद साहब का मामला बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, और वो हुकूमत थोड़ी है, हुकूमत के जो वो डिमांड करेंगे वो हुकूमत मान लेगी। लेकिन आप ऐसे पोजीशन में रहने के बावजूद भी इतना बड़ा बजट, 3000 करोड़ के ऊपर का बजट, माइनॉरिटीज का बजट, आप मुख्तलिफ आप उसको सब सेक्शन में अगर आप लगा के देखेंगे तो तकरीबन मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि बड़ा जामे किस्म का जो प्रेजेंटेशन रहा। और अकबर साहब ने जो बोला है हज हाउस के मुताल्लिक और टिमरीज के हवाले से, वक्फ बोर्डों, वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, आलेर इनकाउंटर के हवाले से, यानी आज तो एक सिलसिला था एक सारा, यानी अगर हम देखें। पता नहीं है आलेर इनकाउंटर की रिपोर्ट अभी तक, हाँ, रिपोर्ट उसको जो है उन्होंने तलब किया है, और वक्फ बोर्ड के हवाले से भी जो यानी तहक़ीक़ात की गई थी उस हवाले से भी जो है रिपोर्ट को मंजर पर लाने के लिए उन्होंने कहा। यानी फिर साथ ही साथ टिमरीज के जो बकायाजात हैं स्कूल की इमारत के हवाले से, फिर दीगर मामलात पर भी, आरोग्यश्री का भी जो है मामला उन्होंने उठाया। जी नहीं, बिल्कुल, आप देखिए एक मसला नहीं है, बहुत सारे यकीनन एज ए मुस्लिम कम्युनिटी हम भी एक समाज का हिस्सा हैं, हमको भी अपने अपने इंडिविजुअल हमारे अपने प्रॉब्लम है। जी हाँ। आप कल्याण मंडपम, आप कल्याण उसकी वो स्कीम लगाए हैं, आप शादी मुबारक का आप पैसे अलॉट करने के मुतालिक है, वो आपको कई ऐसे आपको इश्यूज मिलेंगे जो अनरिजॉल्व हैं। गुज़िश्ता अगर आप देखें 10 साल के बीआरएस के पीरियड में, जो अकबर साहब ने आज बार बार उसका भी जिक्र किया है कि बीआरएस के टाइम में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो अकबर साहब बोलने के बाद भी, मजलिस के डिमांड करने के बाद भी आपने नहीं किया। हाँ, शुरू तो हो गई थी लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ाया गया उसको। हाँ, ये तो खाली मेरे हिसाब से, मेरा अपना जाती ये है कि ये खाली कागजों पे पेशरफ्त हुई थी, लेकिन प्रैक्टिकली कोई आपको पेशरफ्त होते हुए नजर नहीं आई। लेकिन ये गवर्नमेंट कम अज कम, मेरे पर्सनल अपना मानना है कि ये गवर्नमेंट ने कम अज कम, अकबर साहब ने जिन जिन चीजों को, मजलिस ने जिन जिन चीजों को, जिस इश्यूज को हाईलाइट किया है, उस इश्यूज को उन्होंने टेकअप किया हुआ है। उसकी एक मिसाल आपको देता हूँ, चार मीनार के बस स्टैंड के यूजेज के ऊपर। जी जी, क्या किया आप 10 साल से बीआरएस गवर्नमेंट थी, लेकिन आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया। ये मसला जहाँ का वहां था आपका। आप प्रैक्टिकली इश्यूज एमएलए हाईलाइट कर रहा है आपको, तो आप करिए। आप पहाड़ी शरीफ के आगे के काफी एरियाज को अकबर साहब ने बताया कि यहाँ पे मुसलमानों के लिए जो बरियल ग्राउंड का मसला है, उस बरियल ग्राउंड के लिए उन्होंने लैंड आइडेंटिफाई करके दिया है। ये एमएलए का काम नहीं है कि लैंड आइडेंटिफाई करके दे वो, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम है। लेकिन गवर्नमेंट, अगर आप रिसेप्टिव है, गवर्नमेंट अगर एमएलए की बात सुनने को तैयार है, अगर माइनॉरिटीज के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से एक्सेप्ट करते हुए उसको बात को आगे बढ़ाइए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है। एक पॉजिटिव एक इनिशिएटिव हमको नजर आ रहा है। और साथ ही साथ अजमेर शरीफ के हवाले से भी, यानी अजमेर शरीफ का मामला तो वो है कि जहाँ पर जो है हज़ारों लाखों की तादाद में लोग जो है ज़ियारत के लिए जाते हैं, तो रुबात के मामले को भी उन्होंने उठाया। रुबात के लिए जो अराज़ी ली गई थी, तो फिर उन्होंने सवाल किया, ली गई थी और फिर ली गई थी तो कहाँ है, क्या है मामला, उस हवाले से भी बहरहाल उम्मीद हम करते हैं कि इस हवाले से जो है जवाब दिया जाएगा सरकार की। बाखर भाई, ये चीज तो होनी चाहिए। अभी मैं अजमेर शरीफ जाके 2 हफ्ते हुआ है मुझे, रमजान से पहले गया था, जस्ट 3-4 दिन पहले। तो वहां पे तो रुबात कहाँ पे मिलेगी? वो इमाम ज़मीन बान के मिनिस्टर साहब जाते थे, केसीआर साहब के इमाम ज़मीन मानने वाले, बड़े जमीन आइडेंटिफाई हो गई, पैसे आइडेंटिफाई हो गए, कंस्ट्रक्शन शुरू होने जा रहा है, ये सब खाली बोल। लेकिन मनान साहब, एक तो है कि अगर जो कुछ भी आगाज़ हुआ था, तो अब ज़रूर उम्मीद की जा सकती है कि सरकार ये जो है इस हवाले से जो है जवाब देगी, और इस हवाले से क्या रिपोर्ट है और उसका क्या मामला, कहाँ तक मामला पहुँचा है, ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि जो है उस पर जो है कोई पेशरफ्त होगी, चूँकि बड़ी शिद्दत के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस मामले को उठाया है। अब हम नागपुर के तरफ जाएंगे। मनान साहब, ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह का माहौल
बना हुआ है और जिस तरह की फ़िरका वारियत, फ़िरका परस्ती को परवान चढ़ाया जा रहा है, यानी ऐसे मामला जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है हमारे समाज के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारी जो है तालीम के लिए, हमारे अच्छी सेहत की फराहमी, यानी जो माशरे के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस पर तो बात नहीं है, लेकिन तारीख़ के पन्ने उल्टे जा रहे हैं और वो भी उलट भी रहे हैं तो हक़ाइक़ के साथ नहीं बल्कि बिल्कुल झूठ के साथ, फ़रेब के साथ, नफ़रत के साथ। तो औरंगज़ेब का मामला जिस तरह से खड़ा किया गया और फिर उसके बाद जो माहौल न सिर्फ महाराष्ट्र की बात बल्कि मराठवाड़ा में बिलखुसूस जिस तरह की एक किस्म की बेचैनी हम देख रहे हैं, तो मनान साहब नागपुर में जो हालात बने अब भी जो है कशीदगी है और अब भी जो है कई एक इलाकों में अगरचे कहा जा रहा है कि हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन इसके बावजूद एक किस्म का तनाव ज़रूर है और बड़ी तादाद में जो है नौजवानों की गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। और जो फ़हीम खान है जिसको कुलीदी मुलजिम करार दिया जा रहा है, जो तशद्दुद हुआ और फिर इस पर और इसके साथ दीगर जो 5 हैं उन पर बगावत की संगीन इल्ज़ामात जो है आयद कर दिए गए हैं। तो मनान साहब किस तरह का माहौल है, यानी अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं और महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या मुद्दों से हटाने के लिए इस तरह की जो है फ़िरकावारियत की जा रही है? नहीं, ये बिल्कुल, ये जो है महाराष्ट्र में जो हो रहा है ये कम्प्लीटली लॉ एंड ऑर्डर का कोलैप्स है और वो इन चीज को अपने छुपाना चाहते हैं कि नागपुर में आप देखिए चीफ मिनिस्टर और दूसरे लोग जो है मुसलसिल औरंगजेब के बारे में ट्वीट करते रहे, बड़ी बड़ी हेट स्पीचेस देते रहे, उसका असर ये हो गया कि नागपुर में वायलेंस। अब आप चीफ मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि जो है पहले से प्लान था, तो प्लान मुसलमान नहीं किया, आपने किया हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर मालूम हो रहा है कि प्लान आपने किया हुआ है, आपने मुसलमानों को पकड़ के सेडिशन का चार्ज लगाया। आप वही हिंदुओं को जो पकड़े हैं, जो खुद वीडियोज हैं जिनके वायलेंस करते हुए, जिनके एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, आपने उनको सामने पुलिस ने अरेस्ट किया और सामने दिखाया जा रहा है टीवी पे, उनके वीडियो आ रहे हैं। ये वो पुलिस वाला उनका नाम लेता है और वो बाजू साइड में आते हैं, जैसे स्कूल में अटेंडेंस होती है वैसे दिखाया जा रहा है। और मुसलमानों के साथ क्या किया जा रहा है आप बताइए। आप स्टोरी रॉन्ग करते हैं औरंगजेब के मुतालिक, आप रॉन्ग वो करते हैं और सब करने के बाद आप लास्ट में बोलते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, एएसआई जो है औरंगजेब एएसआई के अंडर में है जी। तो आप कर क्या रहे हैं? जैसे आरएसएस ने बोला है कि ये रेलेवेंस नहीं है आज के दौर में 300 साल। लेकिन मनान साहब एक चीज़ जो है संगीन वो ये है कि एएसआई का जहाँ पर भी, यानी एएसआई तो ठीक है वो तहफ़्फ़ुज़ात के लिए वो हिफाजत करना चाहिए, जो उसके अंडर जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमलाक हैं, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जो भी असासे हैं देश के, हम कहेंगे देश के, तो होना तो ये चाहिए कि वो उसकी हिफाजत करें और वो उसके हवाले से यानी एक दीवार बने रहें। लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं कि एएसआई का जो रोल हो गया है वो उस पर जो है एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो बिल्कुल या तौर पर अपनी जो फ़राइज़ हैं उससे हटकर यानी कि किसी की या फिर सरकार की जो है इशारों पर जो है काम कर रहे हैं। पता नहीं अब ये मकबरे के हवाले से ये जो पेशरफ्त हुई है तो अब एएसआई क्या करेगा इस मामले में, इस पर जो है खदशात का इजहार किया जा रहा है। भाई एएसआई करने का नहीं है, सवाल ये है कि आप रिलीजियस प्लेसेस को, अभी एक आपको न्यूज पढ़ी होगी आपने, वैष्णवी देवी में वहाँ होटल में शराब अलाउ नहीं है। कटरा में बोल रहे हैं आप, जम्मू में वैष्णो देवी मंदिर में? जी जी मंदिर में। तो वहाँ पे आपका एक फैशन डिजाइनर जाता है ओरी, और वहाँ पे इसको शराब के साथ पकड़ा जाता है, उसके 7-8 लोग उसकी पार्टी। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, फर्ज कीजिए कि एक रिलीजियस प्लेस पे खुद हिंदू उनका रूल्स वायलेशन कर रहा है। होली में किस किस्म की वीडियोस आई हैं आप देखे होंगे। मैं पैनल से चाहूंगा कि मतलब विजुअल्स थोड़े से तब्दील कर दें या फिर लोगो चला दें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कुछ और पर और जो है सिर्फ विजुअल कुछ और चल रही है जी, इररिलेवेंट हो जाएगा जी। जी आप जो है, आप होली में आप इतना सब सिक्योरिटी किए, संभल में आपने सब किया, वो ठीक है, आपने उसके बावजूद भी स्पीच हो रहे हैं, हेट स्पीच हो रहे हैं जी, आप रंग डाल रहे हैं। मुसलमानों ने वक्त अच्छा मनान साहब, यहाँ पर जिस तरह से आपने कटरा की जो वैष्णो देवी मंदिर की बात की, वहाँ पर एक जिस फैशन डिज़ाइनर का आपने जिक्र किया और यूट्यूबर भी है, जो शराब यानी शराब पिया हुआ जो है पकड़ा गया और फिर इसके साथ उसके दीगर साथी भी थे। इसी के साथ एक दिल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून थी जो फुल्ली लोडेड बंदूक के साथ जो है
पकड़ी गई, जी जी। पिस्तौल के साथ पकड़ी गई, लेकिन फिर उस पर कोई बात नहीं हुई कि क्या कर रही थी वो वहाँ पर जम्मू में, वो क्या जो है क्या मामला थे। अगर कोई इसका नाम कुछ और होता तो फिर पता नहीं क्या होता। नहीं, बहुत सी वीडियोस हैं आपको यूपी जी। के, मेरे पास वीडियो है जो मैंने सेव करके रखा हुआ है, जिसमें खुलेआम लोग मोटरसाइकिलों पर लड़के होली के उसमें गन लेकर चल रहे हैं, रिवॉल्वर है, तपंचे हैं उनके हाथ में। जी क्या जी पुलिस नहीं देख रही है? आपको जितने जुर्म हो रहे हैं अगर आप देखेंगे, जितने बड़े जुर्म हो रहे हैं, मर्डर्स, आपस के लव अफेयर, जो भी, जिसमें जहां तक हमारा मुसलमान लोगों का ताल्लुक नहीं है लेकिन हिंदू लोग इन्वॉल्व हैं, आप देखिए, आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, आपको फर्स्ट टॉप मिलेगा यूपी में, उसके बाद आपको मिलेगा उत्तराखंड में, मन्नान साहब, उसके हम बाद तो इस मिलेगा बात इस महाराष्ट्र में, उसके बाद मिलेगा आपको, मन्नान साहब, हम तो ये इस बात के साउथ में कायल क्यों हैं नहीं और हो इस रहा है? बात को मानते हैं कि जराइम का मामला हो या फिर अच्छाई का मामला भी हो, ये मतलब किसी कम्युनिटी से खास नहीं है, लेकिन नहीं, इसको मैं जिस तरह से कम्युनिटी की हमारी बात नहीं मीडिया कर में रहा हूँ। खास कर दिया गया, अगर सारी चीज़ें खराब आएंगी, कड़वी कड़वी होंगी तो वो मुसलमानों से जोड़ दी जाएंगी, मीठी मीठी होंगी तो किसी और से जोड़ दी जाएंगी। ये नहीं होना चाहिए, ये हम भी नहीं, नहीं वो करना भी है। चाहते, ना दूसरी कोई चीज- और भी करे। जी। और दूसरी चीज ये है बागर भाई कि साउथ इंडिया में भी तो हिंदू रह रहे हैं ना, वहां पे यूं वाकयात क्यों नहीं हो रहे हैं? हम्म। आप ये समझते हैं कि नॉर्थ में ये वाकयात इसलिए हो रहे हैं कि उनकी आबादी बढ़ी हुई? नहीं, आबादी बढ़ी हुई नहीं है, आबादी से इसका कोई लेना देना नहीं। आपकी सोशल आपकी जो अपब्रिंगिंग है, जो आने वाली नस्लों को आप जिस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, उससे क्लियर पता चल रहा है। आज आपको ग्रॉक का एक एग्जांपल है, आपको ग्रॉक की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो ऐप निकला है, चैट बॉट, उसमें आप हर सवाल डालिए, आपको बिल्कुल क्लियर कट जवाब मिलते जा रहा है। जो 15 साल से, जो 10-12 साल से जो लोग जानते हैं, वो आज उनको दिखाई दे रहा है। आज ये कुछ नहीं कर सकते। आपने फिर भी उसको एक केस डाल दिया है कि भाई आप ये ग्रॉक को बंद करिए। ग्रॉक को आप सच बोलना है, अगर कोई दिखाना चाहता है तो आप नहीं दिखाते हैं। आज आपके पास जजेस को, 2 जजेस, एक जज के घर में आग लगी, करोड़ों रुपया निकला, 15 करोड़ रुपया निकला उसका। आप उस जज को वापस ट्रांसफर कर दिए। कहाँ पे ट्रांसफर किए? वो जिस जगह से आया। ये कोई पनिशमेंट है क्या उसको इलाहाबाद को वापस भी जाना? जिस तरीके का जजमेंट आ रहा है, चाहे वो आपको यूपी के 3 एग्जाम्पल हैं आपको। एक तो कटमुल्ला बोला एक जज ने, आप उसको उसके ऊपर केस नहीं किए हुए हैं। आज उसके पास 15 करोड़ रुपए गैर कानूनी तौर पर पैसा निकल के आया, आप उसके ऊपर नहीं देते हैं। दूसरा एक जज आया जिसने रेप के अटेम्प्ट के ऊपर कुछ और कमेंट किया है, बदतमीज किस्म का कमेंट, आप उसको खामोश बैठे हैं। तो जुडिशरी यहाँ पर, लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी कंप्लीटली कोलैप्स हो गई है, और ये एक गवर्नमेंट का आर्म बन गई है। गवर्नमेंट को डिफेंड कर रही है। गवर्नमेंट को इसलिए डिफेंड कर रही है कि ये कंप्लीट जो संघी मेंटालिटी है, जो संघी मेंटालिटी है इनकी, वो बिल्कुल खुलेआम आ गई। उसको डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। बस तो थोड़ी दिन और सब्र करना पड़ेगा। मेरे को उस वक्त के लिए मैं बड़ा डर होता है मेरे को, जब ये चीज खत्म होएगी और एक फिर नई नौयत की चीज निकलेगी। और उसका होल इंटेंशन आपका ये क्या है? सिर्फ मुसलमानों को करना है। आप आरएसएस, आप मोदी साहब देखिए, पहले प्राइम मिनिस्टर रहेंगे जो इस महीने की 30 तारीख को आरएसएस के हेडक्वार्टर्स को जा रहे हैं। जी। आरएसएस का इंडिपेंडेंस से क्या ताल्लुक है? आरएसएस किस ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है? वो हिंदुत्व का प्लेटफॉर्म ये करते हैं किसी भी मामले में। और एक प्राइम मिनिस्टर जाके विजिट कर रहा है वहां पे। पहले प्रणब मुखर्जी गए थे, उसके बाद टाटा गए थे और जो भी थे, लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से आप जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? और वहां पे आप एक हॉस्पिटल का ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है, आरएसएस के एक ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे उनका हॉस्पिटल बनाया है, उसकी ओपनिंग, लेकिन आप आरएसएस के हेडक्वार्टर्स को भी जा रहे हैं आप जी। तो आपसे बिल्कुल क्लियर कट पता चलता है कि आप हिंदुत्व में, खैर आप तो 1971 से चड्डीधारी रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बनने तक तो आप रहे, अखबार में आया, पूरे सबूत के साथ है, आपको फोटोज दिखेंगे। खैर वो भी गर्व करते हैं इस हवाले से कि आरएसएस ने मतलब उनकी ज़िंदगी में एक नया जो है मोड़ पैदा किया। अभी जो एक बरतानिया के जो ब्रॉडकास्टर थे उनसे जो बात हुई तो उन्होंने उस हवाले से जो है बड़े फ़ख्रिया अंदाज में कहते हैं कि, और फिर वो आइडियोलॉजी के तौर पर सारे जो है भाजपा सारे, वो तो बिल्कुल उस पर तो सवाल ही नहीं है मन्नान साहब। अब हम उस पर बात करें। खैर आप
जिस इंटरव्यूज का जिक्र कर रहे हैं, वो इंटरव्यूज मैंने देखा, वो इंटरव्यूज नहीं है, वो वन साइडेड। उनको पहले से जवाब, उनको सवाल दे देते हैं, वो जवाब पढ़ के सुनाते हैं। वो वेरी क्लियरली इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू अगर आप देना होता तो आपको इंटरव्यू दीजिए, रवीश कुमार को दीजिए, आप सवाल करेंगे। अगर आपने हिम्मत है तो आइए, आप बागर साहब को इंटरव्यू दीजिए, माजिद साहब को इंटरव्यू दीजिए, या रवीश कुमार को दीजिए, या आरिफा खानम को दीजिए, आप वो अभिसार शर्मा को दीजिए। आपको कई लोग बैठे हुए हैं। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी दूर रहे जी। आप नहीं देंगे ना, आपकी मेंटालिटी आपने वो डेवलप ही नहीं की। आप तो जो है जब आप मीडिया को फेस करते हैं तो आपकी चट्टी गीली हो जाती है। अच्छा मन्नान साहब, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो एक आइडियोलॉजी खुलकर सामने है, लेकिन जिनको जो अपने आप को अभी तक सेक्युलर बोलते रहे उनका भी अपने मकाम पर है। अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि वो पार्टियाँ जिनको ख़ुद मुसलमानों ने भरपूर जो है यानी तायद की एक वक्त में और भरोसा भी किया, एतमाद भी किया, उधर बिहार की बात कर रहा हूँ और इधर जो है आंध्र प्रदेश की बात कर रहा हूँ। अभी जो तिरुमला मंदिर के हवाले से जो चंद्रबाबू नायडू की जानिब से ऐलान हुआ है कि उस मंदिर में अब कोई भी जो है गैर हिंदू जो है, यानी गैर हिंदू से मुराद यही है कि वहाँ पर कुछ मुस्लिम जो है मुलाजिमत वगैरह करते हैं, इवन जो है कुछ तिजारतें भी हैं, तो वो वहाँ पर अब नहीं रहेंगे, उनको जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो ये किस तरह का जो है पेशरफ अभी तक नहीं हुआ, अब हो रहा है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? बाकर भाई, मैं काफी मर्तबा वहाँ पे गया हूँ, तिरुपति को, तिरुमला में भी गया हूँ। आप बताइए कोई ऐसा एक आध वाकया बताइए आप मेरे को जहाँ पे मुसलमानों की वजह से वहाँ के जो विजिट करने आते हैं हिंदुओं को तकलीफ पहुंची है। आपको एक वाकया बताइए, लैंड ऑर्डर का बताइए, या उनके रहन सहन से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आप बताइए। आपको सिर्फ क्योंकि वो मुसलमान है, आप वो मेंटालिटी रखे हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू हो चाहे पवन कल्याण हो, कोई भी हो, आप मुसलमानों को नहीं देते हैं। आप एक स्पीच, आप इलेक्शन से पहले एक स्पीच मुसलमानों के फेवर की बात करते हैं, इलेक्शन के बाद जब आप आते हैं तो फिर हिंदुत्ववादी बात करते हैं। ये दोहरा रंग, जो दोहरा मेयार है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। और आप अगर उसकी मिसाल देना, आपको तिरुपति से इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो आप और साउथ इंडिया में जाइए, डाउन, आपको पता चलेगा। तिरुनेलवेली में आप जाइए, वहां पे आपको मंदिर कैसा मिलेगा। मदुरई में जाइए, आपको मिलेगा। वहां पे क्यों ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? कर्नाटक में कई ऐसे प्लेसेस है जहाँ पे मुसलमानों की खिदमत है, बेचने वाले पूरे मुसलमान है। अच्छा, ये उनकी कम्युनिटी है, वहाँ के रहने वाले हैं वो लोग, जी। वो कारोबार करें। आप आपको सोशो इकोनॉमिक तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, यहाँ पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अमरनाथ यात्रा की बात कर लें, तो जितने वो उतनी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाने वाले हैं वो कौन है? मुसलमान है। छोड़ दीजिए उन सबको, बर्खास्त कर दीजिए उनको। आपको लेके जाने वाले पूरे कश्मीरी मुसलमान हैं। आपको जो उठाकर लेके जाते हैं वहाँ पे, जो जियारत करने आते हैं, यानी कि उनका जो तीरथ जो होती है, बिल्कुल जी, दर्शन जो होते हैं, बारे में आप ऐसे बहुत से मुकामात है, उसके बारे में तो मैं एक प्रोग्राम कर सकते हैं कि वही जिस किस्म का माहौल। सवाल ये नहीं है, ये पॉलिटिशियंस मिलकर क्यों मन्नान साहब, मतलब साउथ में इस तरह का आगाज क्यों हो रहा है? ये नॉर्थ में हम सुन रहे थे, यूपी में हम सुन रहे थे, हम जो है यहाँ मध्य प्रदेश में सुन रहे थे, राजस्थान में सुन रहे थे, लेकिन अभी ये आंध्र प्रदेश में जिस तरह से हुआ है, चंद्रबाबू नायडू मतलब क्यों इस तरह का जो है ये पेशरफ्त करते हुए हमको नजर आ रहे हैं? देखिए हमारे बाकर भाई, आज इंडिया टुडे मैगजीन ने एक बहुत बेहतरीन ग्रॉस डोमेस्टिक बिहेवियर सर्वे उन्होंने आज जारी किया है। 21 स्टेट और यूनियन टेरिटरी को उन्होंने आज मेथोडोलॉजी की। तो फर्स्ट उनका जो उनका एक जो सब हेडिंग थी उनकी, लीडर्स और लेगार्ड्स, यानी जो पीछे हैं और जो लीडर्स हैं, उसमें टॉप स्टेट में कौन है? केरला, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये, और उत्तर प्रदेश 22वें नंबर पर है। ओहो, बिहार 12 नंबर पर, योगी राज वाला स्टेट 22वें नंबर पर जी। हाँ, अब आप देखिए बिहार, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आसाम, आंध्र, कर्नाटक, ये सब आप, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश सबसे आखिर में है। फिर आप आइए उसके बाद, और आपको दूसरा सिविक बिहेवियर, यानी लोग रोडों पर जो रोड मेंटेन करते हैं या साफ सफाई रखते हैं, उसमें अव्वल नंबर पर तमिलनाडु है। अच्छा। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल है, और आपको 12 नंबर पर चंडीगढ़,
13 नंबर पर तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब नीचे के उसमें है। आपको ऐसे कई आपको पैरामीटर्स में मिलेगा। आपको जेंडर एटीट्यूड में केरला सबसे नंबर 1 पर है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर आप देखें वक्त निकाल कर और इन चीजों को, पब्लिक सेफ्टी में केरला नंबर 1 पर है। आप बताइए उत्तर प्रदेश 22वें नंबर पर है। तो अब आप फिर बोलते हैं नहीं, वो तो गुंडा राज को खत्म कर दिया, गुंडों को खत्म कर दिया, और जो कुछ जंगल राज था उसको खत्म कर दिया योगी राज ने, जला दिए, सब चला दिया। कहाँ पे आप करते? आज हर दूसरा क्राइम आप उठा कर देखे, आपको यूपी में मिलता हुआ दिखेगा या गुजरात में। आपको मैं 100 क्लिपिंग्स दे सकता हूँ डेली न्यूज के, जिसमें आपको हर रोज गुजरात जो बीजेपी स्टेट है इंक्लूडिंग राजस्थान, आपको क्राइम ऐसे हॉरिबल क्राइम्स मिल रहे हैं। आप इतना सब करने के बाद आप फिर भी आपका सफर आप डाइवर्ट करते हैं मुसलमानों के इश्यूज को लेके आकर। आप किधर से भी कुछ भी होते हैं आपके, आप मुसलमान का कर दीजिए और खुश हो जाएंगे। तो ये मेंटालिटी मैं समझता हूँ कि थोड़ी दिन और चलेगी। ये इसका कोई एक नई नौयत का फिर एक माहौल क्रिएट करेंगे वो। लेकिन अभी जो 10 सालों के पीरियड में जो कुछ हुआ, अगर आपको देखना है कि आपने कितना बड़ा इंडियन पॉलिटी को डैमेज किया हुआ है, तो आप ग्रुप पे सवाल करिए और वो जवाब देगा। इससे पहले कि ग्रुप बंद हो जाए, गवर्नमेंट बंद कर दे, वो इतना जिल्लत बर्दाश्त नहीं करेंगे गवर्नमेंट वाले। मन्ना साहब, यहाँ पर किसानों की हम बात करेंगे, उसके बाद फिर हम गाज़ा की तरफ जाएंगे। मैं जानना चाहूँगा पंजाब के एक तो MSME के हवाले से, और फिर इसके साथ साथ दीगर अगर MSP के हवाले से, और फिर साथ ही साथ जो किसानों के दीगर मुतालिबात थे, पंजाब में एहतजाज कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनसे बातचीत करने की बात की जाती है, फिर उनके खिलाफ जो है यानी क्रैकडाउन किया जाता है। तो मैं जानना चाहूँगा आपसे कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरफ आप जो है उनकी आमदनी को दोगुने करने की बात करते हैं, एक तरफ हमारी मीडिया का हाल ये है कि जो किसान जिनको अन्नदाता आप कहते हैं, तो उनके जो मसाइल है उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उसका कवरेज भी बराबर नहीं हो रहा, उसके बारे में खबरें भी नहीं आ रही। आप देखिए, आपका आम आदमी पार्टी का जो रवैया रहा है पंजाब में जी, आपने पहले फार्मर्स को पूरा आपने सपोर्ट किया। हाँ, आज अब ऑल ऑफ ए सडन आप उठ के उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनको यानी बीजेपी के साथ बराबर जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर नजर आ रहे हैं किसानों के मामले में। आम आदमी पार्टी, वो लोग प्रोटेस्ट करते रहे, पब्लिक सपोर्ट थी, बिजनेस सपोर्ट थी, उनको जो कुछ था। ऑल ऑफ ए सडन आप क्या करना चाहते हैं? तो आपसे बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की वही थिंकिंग है, वही जो है उनकी मेंटालिटी है कि किसी न किसी तरह से पब्लिक की आवाज को दबाया जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कम्युनल है आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरह, नहीं। वो आम एक पार्टी को, एक गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट है, आप सपोर्ट करने के बदल उनको 13 महीने वो रोड पर रहे, प्रोटेस्ट करते हैं डेमोक्रेटिक तरीके से, आप उनको आप उठाकर वो कर देते हैं। तो ये कहाँ की जमहूरियत है? अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट करती थी अपोजिशन की, तो आज कितना बड़ा हल्ला करते थे आप जी। तो बिल्कुल आप किसी भी स्टेट में ले लीजिए, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज का स्टेट हो या रूलिंग पार्टी की स्टेट हो, सब जगह में जो पब्लिक की जो ओपिनियन बिल्डअप होती है, तो वहां पे इसको सबसे पहले आप खत्म कर देते हैं। आप अवाम की बात को सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ इलेक्शन में वोटों की खरीदो फरोख्त से आप हुकूमत बनाना चाहते हैं। ये इसकी वजह से बिल्कुल पैसा, आज आप देखिए केजरीवाल जाने के बाद उनके महल के बारे में छप रहा है, उनके बारे में ये छप रहा है, उनके बारे में, तो आपको बिल्कुल पता चल रहा है लोग एक मखौटा लगाए हुए हैं सामने कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं। ये मखौटा निकाल दीजिए, इनके अंदर पूरा दिल में, इनके जहन और गुमान में, इनकी फिजिक में पूरा खाकी चड्डी भरी हुई है। बिल्कुल बन्नान साहब, यहाँ पर एक चीज़ तो ये है, जहाँ मुसलमानों का मामला आ रहा है वहाँ पर हम इनका सलूक और इनका रवैया और इनकी पॉलिसी को वाज़े तौर पर देख रहे हैं। अब इसमें जो है कोई दो राय बाकी नहीं रही है, लेकिन कम से कम उस स्टेट के हवाले से कभी नाम प्रधानमंत्री ले लें, ये जो है इनसे बार बार मुतालबा किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में क्या आप समझ रहे हैं कि अमन व अमान क़ायम हो गया वहाँ के वज़ीर आला के जो है यानी कि इस्तीफ़ा देने के बाद, और जिस तरह के क्रैकडाउन, जिस तरह से मैंने अभी अर्ज़ किया कि किसानों के मामले की जिस तरह से पर्दापोशी की जा रही है, उनके एहतजाज को जो कवरेज मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है,
उसी तरह से मैं नॉर्थ ईस्ट की रियासतों के हवाले से, बिलखुसूस मणिपुर के हवाले से मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आप देख रहे हैं? नहीं, मणिपुर की न्यूज कहाँ पे छप रही है? आप बताइए, कौन मीडिया आपको वो कर रहा है? मीडिया ने इसको मजल कर दिया है मणिपुर को। मसला जैसे का वैसी है। अगर आप अखबार में न्यूज नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आप नहीं, ये खबरें आ रही थी कि वहां पर बहुत सारे जो मुसल्ला ग्रुप्स हैं वो जो है अपने हथियारों को सरेंडर कर रहे हैं, वो खुद सरेंडर हो रहे हैं और क्रैकडाउन चल रहा है और कहीं ना कहीं कंट्रोल हमने कर लिया है। आपने आज पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ में जी, जो नक्सलाइट्स का जो मॉइस्ट होगा जी, आज जिस कदम का 30 बरामद हुए हैं उनकी लाशें। बिल्कुल जी। तो आप मोदी साहब आने के बाद और खुद लास्ट इलेक्शन के टाइम पर अमित शाह ने बोला था कि नक्सलिज्म खत्म हो गया है, हम आपको अगले 6 महीने में आप जवाब दे देंगे, हम के बिल्कुल पाक साफ हो गया इंडिया। तो फिर ये कहाँ से है? उनके पास इतने आर्म्स कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल, मणिपुर में इतना सब वाकयात हो रहे हैं, आप बता दीजिए कि बिल्कुल आम हालत है। आप बताइए, आप इंटरनेट बंद किए हुए हैं, आप कर्फ्यू लगा देते हैं डिस्ट्रिक्टों में, आप मीडिया आपको हाईलाइट नहीं करता है, बिल्कुल कंप्लीटली मीडिया जो मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया है वो आपको दिखाता नहीं है। आपको न्यूज अगर देता है तो उसके विजुअल नहीं बताता है। उनकी टैक्टिक है, न्यूज दिखाते हैं, आपको न्यूज बताते हैं बड़े बड़े चैनल्स गोदी मीडिया, लेकिन विजुअल नहीं दिखाते हैं। जी। और सरसरी तौर पर हेडलाइन के तौर पर बताए थे कि आज मणिपुर में ये हुआ और ये हुआ ये हुआ। और आप विजुअल, आप अगर वीडियो आप देखें, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जो फॉरेन मीडिया है, उसको किस तरीके से कवर कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि वो मसला जो है सॉल्व नहीं हुआ है, बल्कि अबतर हो गए हैं हालात वहाँ पे। और वो किसी भी लम्हे कोई भी दिन आप सुन सकते हैं वहां से कोई बड़ा वाकया होएगा। ये सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ पर मन्नान साहब एक चीज़ ये है, ये सवाल ज़रूर किया जा रहा है कि हम जो है हमारी जो सरहदात लगती है, एक तरफ पाकिस्तान है और फिर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना है, मतलब दो जिनसे हमको ख़तरात हैं। वैसे दीगर ममालिक भी हैं, जैसे नेपाल की बात करें, बहरहाल उसका अलग मामला है, भूटान का अलग मामला है, लेकिन बिलखुसूस चाइना एक तरफ और दूसरी तरफ यानी पाकिस्तान है। अच्छा, बांग्लादेश में भी अगर हम देखें, बांग्लादेश के हवाले से पहले तो बिल्कुल हमारे जो है दोस्ताना ताल्लुकात थे, लेकिन अभी जब से रजीम चेंज हुई है तो वहाँ से भी खदशात का आगाज़ हो गया है। मणिपुर के हवाले से बिलखुसूस चाइना के यानी हथियारों के मामलात या फिर वो पकड़े जाने के मामलात, तो उसको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। उस पर जो है चर्चा जिस तरह की होनी चाहिए, जिस तरह से हम इधर की सरहदात की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर से जो लगी हुई हैं, उधर बात नहीं करते। क्या मामला है? मोदी साहब तो चाइना का नाम भी ले लेते हैं स्पीच में, न कोई आया, न घुसा, न कोई ये किया। नहीं, टिकटॉक पे जो है हमने पाबंदी लगाई है ना जी। नहीं, आप वही है ना, आपको जहाँ पे अपनी वीकनेस हाईलाइट होनी शुरू होती है आप उसको बंद कर देते हैं। आप आईटी एक्ट लेके आए, वही है। आज एलन मस्क ने आज जो पूछा है, आज जो आप सोचिए, पहली मर्तबा एक बाहर का फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर केस डाल रहा है, अदालत में पहुंच गया है। जी हाँ जी। आप देखिए ना, आप चाइना का नाम नहीं लेना चाहते हैं। चाइना क्या कर रहा है? चाइना के आप कॉम्पीट नहीं कर सकते, ना टेक्नोलॉजी में, ना एक्सपोर्ट में, ना इंपोर्ट में। आप किसी तरीके से आप जो है, कई ऐसा सामान है जो चाइना से आ रहा है लेकिन दूसरी कंट्री से होते हुए आ रहा है। मिसाल के तौर पे नेपाल आ रहा है, चाइना से नेपाल आ रहा है, आप नेपाल से मंगवा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नेपाल से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सामान निकाल के देखिए, आपको पता चलेगा पूरा चाइना का सामान है। फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। आप चाइना से बॉर्डर इश्यूज जब तक रिजॉल्व नहीं करेंगे, आप ये डर से बैठेंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। ट्रम्प का आप देखिए, आप ट्रम्प के साथ आपके क्या ताल्लुकात आपने ये किए हुए हैं। ट्रम्प खुलेआम बिल्कुल कह रहे हैं जो है टैरिफ के हवाले से, बिल्कुल टैरिफ के हवाले से आज क्या कर रहा है। आज आप जाकर 1 हफ्ते से बैठे हुए मिनिस्टर साहब, उनको एक अपॉइंटमेंट तक नहीं मिला है। क्या आप वो करेंगे क्या ट्रम्प? और आप डोनाल्ड ट्रम्प को वोट देने के लिए कैनवेसिंग किए कि वो इतना दुश्मन क्यों हो गया फिर इनका? वो इतनी मजाक उड़ क्यों उड़ा है इंडिया की, और खुद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक उड़ा रहा है? तो आप इसलिए है कि आप कंप्लीटली इनइफेक्टिव गवर्नमेंट है, इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। और क्योंकि राजा का रवैया अख्तियार किए हुए हैं मोदी साहब, तो उनके ऑफिसर्स भी
उसी तरीके का माहौल अख्तियार किए हुए हैं, उसी तरीके का एटीट्यूड रखे हुए हैं। डेमोक्रेटिक तरीके से कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चल रहा है, खाली नाम की डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में। यहाँ पे ऑटोक्रेसी है कंप्लीटली। आपको बाहर निकलिए आप, नहीं मौलाना साहब, ये तो घोर बड़े पाप वाली बात हो जाएगी, वरना हमारा तो ये है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर जो है हम सरकार चला रहे हैं। यही वजह है कि हर तरफ जो है हमारी जीडीपी बढ़ रही है और हमारा जो है सारा मामला जो है पहले से 10 वर्षों में कहाँ से कहाँ पहुंच गया है और क्या क्या अचीवमेंट्स हमने नहीं किए। अभी राज्यसभा की अगर हम बात करें तो हमारे वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब ने मुल्क की जो अचीवमेंट्स हैं उसमें बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के हवाले से जो बात की, क्योंकि जब तक अमन अमान नहीं होगा तब तक कोई भी कौम, कोई भी मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकता। तो ज़्यादा कॉन्सनट्रेट जो है ये सरकार जो है सरहदात की हिफाजत में कर रही है, और फिर जो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियाँ हैं या फिर उस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए अपना जो है सारी ताकत वो झोंक रही है। इसी में जो है सर्जिकल स्ट्राइक रही, इसी में जो है दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया, इसी में सारी चीज़ें रही हैं, जिसका राज्यसभा में आज अमित शाह साहब ने जो है एक लंबा चौड़ा उनका भाषण था और उन्होंने सारे देश को जो है उस प्लेटफॉर्म के ज़रिए पैगाम दिया, मैसेज दिया। तो ये तो काम किया है सरकार ने। अब ये और बात है कि दूसरी जो आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, रोज़गार की फराहमी की, जब तक देश यानी अमन व अमान यहाँ पर यकीनी नहीं होता तो तब तक सारी चीज़ें जो है बेकार साबित होती है। तो उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। अमन व अमान की, कौमी सलामती की बात बड़ी अहम है। आप होम मिनिस्टर साहब बोलते रहे कि अमन अमान खाई में है और सब खत्म हो रहा है। आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या कर रहे हैं? आप इकोनॉमी के बारे में सब बाद में सेकेंडरी है सारी चीजें। कौमी सलामती अहम है। इकोनॉमी की ग्रोथ कहाँ पे है? आप एम्प्लॉयमेंट का डेटा देना बंद नहीं, हम मुल्क का जो है एजेंडा सबसे ज्यादा ये है कि पहले कौमी सलामती के मामला देखे जाए। ये भी है, बिल्कुल ये भी तरक्की हो रही है, विश्व गुरु हम बन चुके हैं हर चीज़ में। जिस तरह से मैंने जीडीपी का जिक्र किया आपको, जिस तरह से मैंने यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की, और फिर अमेरिका से हमारे जो ताल्लुकात हुए हैं पिछले 10 वर्षों में वो पिछली सरकार में नहीं हो पाए थे। सबसे ज्यादा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो लोग इन्वेस्ट करते थे 25 साल में पहली मर्तबा इतने पैसे वापस उन्होंने नहीं लिए जितने हिंदुस्तान से लेके गए इस बार। अच्छा, 2-3 महीनों के पीरियड में FII की जो डेटा है आप पढ़िए, आपको पता चलेगा। गवर्नमेंट बोल रही है, गवर्नमेंट एक टेम्पररी तरीके से स्टॉक मार्केट को सपोर्ट कर रही है इनडायरेक्टली। रुपए की कीमत किस तरफ जा रही है आप बताइए? रुपए की कीमत किस तरफ है? आप गोल्ड बेच रहे हैं, हिंदुस्तान का गोल्ड था आप वो बेच रहे हैं, आप बेचकर उसको इंडियन करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नहीं होगा। ये आपको जो लोग बाहर से पैसा भिजा रहे हैं, जो डॉलर की इकोनॉमी है वो आपको सरवाइव कर रही है। बाहर के लोग, जिस दिन वो भी खत्म हो जाएगा, जिस दिन जो लोग गल्फ से, अमेरिका से या किसी भी ममालिक से पैसे भिजाते हैं, आज आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस, आपकी इकोनॉमी चल रही है। इंडियन इकोनॉमी खत्म हो गई। और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो वेरी सिंपल है, इकोनॉमिक ग्रोथ खुद ब खुद ही होगी। उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए होगी कि मान लीजिए मैं और मेरी बीवी है, मैं शादी किया हूँ, साल भर के बाद मेरी जरूरतें बढ़ेंगी, बच्चे होंगे, बच्चों के स्कूल होंगे, उनके ये ऑटोमेटिक मेरा पैसा खत्म हो गया, मार्केट में आएगा ये। तो इकोनॉमी खुद ब खुद ही मूव होना शुरू होगी। इकोनॉमी मूव होना बड़ी बात नहीं, इकोनॉमी कितनी स्पीड से दौड़ रही है वो बताना चाहिए। आपकी इकोनॉमी सबसे लोएस्ट ग्रोथ है 10 सालों के पीरियड में। ठीक है, हमें तो इल्जाम ये है कि हम जो है दुनिया की एक बड़ी मार्केट हो गए हैं और हर तरफ हर कोई जो है, हर जो यानी इकोनॉमी हब है वो जो है हमारी तरफ देख रहे हैं, ये हमारा कहना है। लेकिन इसमें हम इस बात को बोल रहे हैं कि वो सब आएंगे और यहाँ से कमा के जाएंगे। हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये बड़ी अहमियत की बात है, लेकिन इस पर बात नहीं हो रही है। नहीं, अब आप देखिए, वो अपना बेच कर जाएंगे जी। फिफ्थ बिगेस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप इतने बड़े सुपर पावर बनने वाले, 4th बिगेस्ट इकोनॉमी होगी, ब्रिटेन के बाद हमारी इकोनॉमी बड़ी होगी और ये सब बातें करते, तो फिर आप मुंह खोलते क्यों नहीं? आप हाथ बंद करके डोनाल्ड ट्रम्प के सामने क्यों ठहरे हुए हैं? नहीं, हम तो बराबरी के साथ ठहरे हुए हैं, आप कर रहे, बराबरी के साथ हम ठहरे हुए हैं। बिल्कुल, बोलने की बात अलग है लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आपकी जो आपने जो गलतियां की हुई हैं, जो आपने रॉन्ग डिसीजन, चाहे वो यूक्रेन का वो सारी बातें अब आम लोग कहाँ समझ रहे हैं। आम लोगों को फिलहाल मंदिर, मस्जिद और औरंगजेब, इसी में जो है ये बातें आम लोगों को अच्छी समझ में आ रही है। आप जो भी बात कर रहे हैं, आप जिस पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं, जिस इकोनॉमी के हवाले से, जिस जो है मुआहदात के हवाले से, तो लोगों के तो सर पे से जा रही है बात।
तो अब ये कौन समझ रहा है? लोगों के मिजाज ही ऐसे बना दिए गए हैं कि आप उन चीज़ों के तरफ ध्यान ही ना दें जो आपकी जेब से रास्त तौर पर ताल्लुक़ रखती हैं, जो आपकी महंगाई से रास्त तौर पर ताल्लुक़ रखती हैं, जो आपके मार्केट के हवाले से रास्त तौर पर ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन ये हमारे मुद्दे नहीं है। दिस ऑल इश्यूज़ आर ड्राई, मैं ये कह सकता हूँ। बहरहाल अब हम मन्नान साहब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। देश का तो बहुत सारा दुख है, बहरहाल कई घंटों निकल जाएंगे जिस पर अगर एक एक प्रोग्राम हम करें, एक एक इशू पर, एक एक मामले पर। गज़ा में जिस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है, क्या उम्मीद की जाए कि इजराइल ने बिल्कुल ये समझ लिया है कि अब इसके कैप्टिव्स नहीं रहे और अब वो जिस तरह की बमबारियां कर रहा है, जिस तरह के हमले कर रहा है, इसका कोई स्टॉप लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा? किस तरह से देख रहे हैं आप गज़ा की सूरत हाल को? देखिए बाकर भाई, हमने कई प्रोग्राम किए और मैंने कई प्रोग्राम में बताया कि इस्राइल बिल्कुल यहूदी जो उनकी मेंटालिटी है वो कभी नहीं जाएगी। अरब लोग जो कोशिश कर रहे हैं सब दिखावा है, ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं मुसलमानों के। अरब अगर जिस दिन चाह अरब अगर ये मसले को हल करना चाहता है तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने इनके पास इतनी दौलत से नवाजा है अरब ममालिक के पास, लेकिन ये सिर्फ अपनी बादशाहत, अपनी सीट बचाने में लगे हुए। इनको फलस्तीन से कोई लेना देना नहीं है। फलस्तीन अल्लाह के भरोसे पर, अल्लाह की मदद के ऊपर काम कर रहे हैं। मुसलमान जो दुआ करते थे वो भी दुआ भी बंद कर दी है अभी। जो बड़े बड़े मस्जिदों में इमाम लोग दुआ करने के लिए बोलते थे फलस्तीनियों की मदद, अब वो जज्बा नहीं रहा, वो तसलसल नहीं रहा है, लेकिन बहुत गाहे बगाहे हो गया। जज्बा है मुसलमानों में, हकीकी जज्बा नहीं है। फलस्तीनी मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान खाली नारेबाजी के मुसलमान है, इनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन बहरहाल मन्नान साहब, यहाँ पर तो आम लोगों की बात छोड़ दीजिए, वो क्या करेंगे? ठीक है, आप जिस तरह से कह रहे हैं दुआ कर सकते हैं या फिर अपना कुछ जज्बात का इजहार। मैं कि आपको दुआ करने से दुआ में असर नहीं होगा, दुआ में बहुत बड़ा असर है। बिल्कुल करना चाहिए। हमारी दुआ में वो जो कैफियत होनी चाहिए। जी नहीं मन्नान साहब, ये तो ठीक है, हमारे में आम लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमतों की बात करें, अक़वाम आलम की बात करें, तो क्या आपको लग रहा है जिस तरह से अभी, जिस तरह से 3 दिन की बात करें, 3 दिन में 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 200 से ज़ायद मासूम बच्चे उन शोहदा में शामिल हैं, मुकम्मल ब्लॉकेड है, आज 21 दिन हो गए हैं। गाज़ा की पट्टी जो पहले ही से एक बड़ा दुनिया का जेल खाना समझी जाती है, मज़ीद इस माह रमज़ान में इजराइल ने इतनी ब्लॉकेड, उसकी इतनी नाकाबंदी कर दी है कि वहाँ पर बिजली तक बंद कर दी गई, पानी तक पहुँचना मुश्किल हो गया, अद्वियात की किल्लत हो गई, ग़िज़ा की किल्लत हो गई, दीगर जो ज़रूरी यानी साजो सामान है उसकी किल्लत है, और सारी दुनिया ने उसको फरामोश कर दिया है। बाकर भाई, आप मेरे को बताइए कि 52 आवर्स में आप 500 लोगों को मारते हैं, इतना फास्टेस्ट आप जो है ना, पहले कभी तारीख में नहीं हुआ है। मुसलमान कंट्रीज के पास रमजान में मुसलमानों के पास इत्तेहाद नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज में इत्तेहाद नहीं है। एक यूरोपियन कंट्रीज आपको, मैक्सिको, दूसरे कई ऐसे ममालिक हैं जिनके स्टेटमेंट देखकर जो कंडम कर रहे हैं इसराइल के ऊपर, जो फलस्तीनियों की तरफ सपोर्ट के जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो दमदार है कम से कम। देखकर शर्म होती है, शर्म आती है कि मुसलमानों को क्या हो गया, मुस्लिम कंट्रीज को क्या हो गया। अल्लाह सुब्हानो तआला ने इनको इतनी दौलत से नवाजा है। इनको आज आप पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, किसी भी इकोनॉमिकली आप ब्लॉकेज करना नहीं चाहते हैं। आपको माह रमजान में कम से कम OIC ये तो कर सकता था इतना तो, कि कम से कम माह रमजान का तो ख्याल किया जाए। इतनी तक यानी इन 57 ममालिक में इतनी जो है जुरात नहीं है कि कम से कम ये एक हंगामी इजलास तलब करते, और कम से कम इतना तो ये जो है जोर डालते कि माह रमजान में तो रुक जाओ। हमारे एक हमारे दोस्त है, बड़े काबिल आदमी हैं, तो उन्होंने एक मर्तबा मेरे से ऐसी बात निकली तो पूछा कि क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, तो उन्होंने एक बात जो कमेंट किया वो ये बोला है कि मुसलमान चंदा जमा करने में बहुत आगे हैं। तो फलस्तीनियों के लिए चंदा जमा कर सकते हैं मुसलमान, लेकिन वो चंदे की भी जरूरत नहीं है उनको, फाइनेंशियल एड दे सकते हैं, ये जंग नहीं कर सकते हैं। यानी इनका मतलब ये था कि मुसलमान चंदा दे सकते हैं। मुसलमान किस जगह का, कहाँ, वो चंदा भी खत्म हो गया फलस्तीनियों के नाम पे। और फिर फलस्तीनी वो गयूर लोग हैं, वो जो है बाज़र्फ और ज़मीर वाले हैं, उनकी जानिब से कभी आपने नहीं सुना होगा कि कहीं से जो है चंदे वगैरह की बात हो। वो भूखे लड़ रहे हैं, वो किसी के आगे, उन्होंने कई मरतबा अरब हुक्मरानों को झिझोड़ कर कहा कि नहीं चाहिए हमको आपकी जो है ये कोई भी जो है आप भेजते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत है हमारी इज़्ज़त नफ्स
जो इस वक्त जो है दाव पर लगी हुई है। जिस तरह से इजराइल हमारी जो है तौहीन कर रहा है, हमारी सरजमीन की जो है उसकी जो है बेहुरमती कर रहा है, तो हम इसके लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है बल्कि सारी दरअसल इंसानियत के हवाले से। जी बाकर भाई, मैं 25 साल इन लोगों के बीच में रहा, अरबों के, फलस्तीनियों के काफी बीच में रहा। काफी दोस्त अहबाब है मेरे फलस्तीनी जो दूसरे ममालिक में है इस वक्त, और बाज लोग तो जो मेरे फलस्तीनी दोस्त हैं वो हिंदुस्तान से पढ़ के बड़े हैं। तो उनको अगर आप देखेंगे तो उनकी जो मेंटालिटी है अभी भी वही है कि हमारी सरजमीन पर कोई और आकर काबिज है, और ये जब तक कि हम इनको नहीं निकालेंगे हमारा मिशन मुकम्मिल नहीं होगा। बिल्कुल। और तने तनहा वो हम ये बोल सकते हैं कि तने तनहा वो बस अल्लाह की मदद के साथ, आप देखिए तवक्कल तो अल्लाह पर जो है वो किसी की बगैर मदद की हम कह सकते हैं कि वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप फलस्तीनियों को देखिए, आपको कुरान की जितनी चीजें कुरान में जिक्र है जिसका तवक्कल तो अल्लाह का जिक्र आपको फलस्तीन देख के आप लगाइए। दुश्मनों से नहीं डरने का जो रेफरेंस है आपको फलस्तीन में मिलेगा। भूखे रहकर इबादत करने का आपको कुरान में रेफरेंस है, आपको वहां मिलेगा। आपको लिविंग एग्जाम्पल है, आपको इस्लामिक टीचिंग के लिए फलस्तीन आपके लिए। बहरहाल मन्नान साहब, वक्त हमारे पास ख़त्म हो रहा है, लेकिन ये हम ज़रूर आखिर में कह सकते हैं कि फ़लस्तीनियों का गाज़ा का ये जो मामला है, ये जो हम देख रहे हैं, बिल्कुल दुनिया के सामने सोशल मीडिया, ये जिस तरह की टेक्नोलॉजी के जो है यानी आसानी के साथ हम सारी चीज़ें जैसे हमारे नज़रों के सामने हो रहा है, तो ये जो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं दरहकीकत ये हमारे लिए आजमाइश बन रहे हैं। हम तो आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन एक खित्ता दुनिया में एक ऐसा है जहाँ पर वो भूखे हैं, प्यासे हैं, और उन पर बम बरसाए जा रहे हैं, उनका कत्लेआम किया जा रहा है, और हम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। जो ताकत रखते हैं वो भी खामोश हैं, और जो ताकत नहीं रखते उनका तो कोई सवाल ही नहीं है। तो बहरहाल ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और फिर कब इस पर जो है रोक लगेगा, अभी इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया मन्नान साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।